इस वीडियो में बात करते हैं मल्टीपल बैकग्राउंड्स की। इसमें हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से आप HTML एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड्स का मतलब एक से ज़्यादा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है वो है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, और इसी को हम लोग इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा इमेजेस को हम लोग मल्टीपल बैकग्राउंड्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर। तो डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द इमेजेस आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर वेयर द फर्स्ट इमेज इज क्लोजेस्ट टू द व्यूअर। तो यही बता रहा है कि जब भी आप इस प्रॉपर्टी में वैल्यू के रूप में जब इमेजेस इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, वो जो है कामा से सेपरेट होनी चाहिए। तीनों को आप मान लीजिए 2 या 3 जितनी भी लिखते हैं सब कामा से आप सेपरेट करेंगे, और जो इमेज पहले लिखी होगी, सबसे पहले लिखी होगी, वही जो है क्लोजेस्ट टू द व्यूअर होगी, यानी कि वही सबसे पहले आपको दिखाई देगी। और ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो सबसे पहले कौन दिखाई देगी, जो सबसे पहले लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये एक इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज के रूप में मल्टीपल इमेजेस लगाने की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर एक इमेज यहाँ से दी गई है, यहाँ से, और दूसरी इमेज यहाँ से दी गई है। तो जो ऊपर दिखाई देगी वो आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी जो सबसे पहले लिखी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन के जरिए ये जो इमेज लगी हुई इनको हम लोग पोजीशन कर सकते हैं। तो इस इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, राइट बॉटम, यानी राइट साइड में और बॉटम पे। और ये जो इमेज है इसकी पोजीशन क्या रहेगी, लेफ़्ट साइड में और टॉप पे। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो इमेजेस हैं उनको रिपीट करना है कि नहीं। तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में हम जो वैल्यू देंगे इस इमेज के लिए क्या देंगे, दे सकते हैं कि अगर हमें रिपीट नहीं करना तो नो रिपीट, और इस इमेज को हमें रिपीट करना तो हम यहाँ लिख देंगे रिपीट। ये जो इमेज है इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं, उसी तरीके से इस इमेज के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 इमेजेस, एक तो आपको ये कलर वाली इमेज दिख रही है और दूसरी ये जो कुछ फ्लावर वाली इमेज है वो दिख रही है। तो पहली वाली जो इमेज है ये वाली इमेज, ये आपको बैकग्राउंड पे ये फ्लावर वाली इमेज दिख रही है, क्योंकि पहली वाली जो इमेज होती है वो आपको फ्रंट में दिखती है। तो जो फ्रंट में है ये वाली है, और जो पीछे इमेज दिख रही है वो ये बड़ी वाली इमेज है, ठीक, जो आपको ग्रे टाइप में दिख रही है, यानी कि ये पेपर वाली इमेज है। इसके बाद यही सब दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया इमेज यहाँ पर सोर्सेज बताया, कौन इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर उसकी पोजीशन बता रहा है और यहाँ पे रिपीट बता रहा है। अब क्या है कि एक साथ हमको इतनी प्रॉपर्टी ना लिखना पड़े, इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका ये है कि सीधे हम लोग बैकग्राउंड लिखें और वहाँ पर सबसे पहले इमेज दे दें, फिर उसी में पोजीशन दे दें और रिपीट दे दें, ठीक है, जैसे हम लोग शॉर्टकट में इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है तीनों हमें लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपली हम बैकग्राउंड लिखेंगे और तीनों की वैल्यू हम एक साथ दे देंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि यू कैन यूज़ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, इमेज सोर्स। तो ये इमेज सोर्स है। उसके बाद आपने पोजीशन दी कि कहाँ पर पोजीशन, राइट और बॉटम पे, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये रिपीट होनी है कि नहीं। हाँ, तो आपने बताया कि नो रिपीट, यानी कि ये जो इमेज है रिपीट नहीं होगी। उसके बाद आपने कामा लगाया, फिर दूसरी इमेज के बारे में लिखा। तो दूसरी इमेज क्या है, ये इमेज का नाम है, इमेज सोर्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या देते हैं, URL के अंदर आप इमेज का सोर्स देते हैं, यानी कि इमेज जहाँ पर भी है उसका आप URL यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो इमेज का आप नाम देते हैं। अगर ये कोडिंग जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में आपकी इमेज भी है तो सिंपली आप इमेज का यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सब। और इस इमेज का जो पोजीशन है क्या है, लेफ़्ट और टॉप में, और ये किस टाइप की इमेज है, रिपीट वाली, ठीक है। तो एक साथ आप दे सकते हैं अगर आप सिंपली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ दीज लॉन्ग प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो लंबा प्रॉपर्टीज़ जो लिखा हुआ नाम इतना ना लिखना पड़े, आपने एक ही बार में लिखा और एक ही बार में आपका काम हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी अलाउज यू टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेजेस। तो जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं उसकी साइज़ को ये कंट्रोल करता है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी, एक तो होती है कंटेन और दूसरा होती है कवर। इनका बहुत इस्तेमाल होता है। तो कंटेन और कवर में क्या अंतर है, इसको आप बारीकी से समझना होगा आपको कि क्या अंतर होता है। तो जो कंटेंट वैल्यू होती है ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बैकग्राउंड इमेज को इस तरीके से स्केल करता है कि इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो HTML कंटेंट जो एरिया होता है उसमें फिट ज़रूर होनी चाहिए, यही इम्पॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम कवर की बात करें तो कवर में बैकग्राउंड इमेज को इस तरीके से स्केल किया जाता है कि HTML एलिमेंट का जो कंटेंट एरिया होता है वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है इस बैकग्राउंड इमेज से। तो इससे होता क्या है, इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि बैकग्राउंड इमेज की कुछ पोर्शन इसमें कट जाती है
वो विजुअल नहीं होती। जैसे कि इस एग्जांपल को हम लोग देखें तो यहाँ पर div1 क्लास वाला जो एलिमेंट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है div1 क्लास वाला एलिमेंट, ये div एलिमेंट है जिसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट भी है। तो इसी div एलिमेंट के ऊपर ये वाला CSS अप्लाई हो रहा है, जिसमें आपका बॉर्डर है, हाइट है, विड्थ है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आप इमेज देते हैं जिसको आप लगाने जा रहे हैं, और बैकग्राउंड रिपीट में आपने नो रिपीट बताया, और ये है बैकग्राउंड साइज जहाँ पर आप कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो ये जो पहला वाला एग्जांपल है, कंटेंट वाला एग्जांपल है। और दूसरा वाला div2 क्लास वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर इसी टाइप में div2 वाला भी आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, और इसके अंदर भी एक पैराग्राफ एलिमेंट है। तो ओवरऑल जो div एलिमेंट है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये CSS। इसमें बॉर्डर, हाइट, विथ, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड साइज, ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई। मेन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बैकग्राउंड साइज, जिसमें आपने कवर इस्तेमाल किया, तो इसकी वजह से आपका ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कंटेंट वाली है आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड इमेज को इस तरीके से स्केल किया जाता है कि इस इमेज की जो हाइट और विड्थ होती है वो कंटेंट एरिया यानी HTML का जो कंटेंट एरिया है उसमें फिट हो सके। वहीं कवर में क्या होता है, कवर में इमेज को इस तरीके से स्केल किया जाता है कि इमेज कंप्लीटली HTML एलिमेंट के कंटेंट एरिया को कवर कर ले। तो इसमें होता क्या है, इमेज की जो हाइट और विड्थ होती है वो HTML एलिमेंट के हाइट विड्थ के बराबर हो जाती है या फिर उससे बड़ी हो जाती है। इसी के कारण जो है आपको ये एरिया थोड़ा सा कटता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आता है मल्टीपल जो बैकग्राउंड होते हैं उसकी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली वाली आपकी इमेज है और उसमें लेफ़्ट टॉप ये पोजीशन है और ये रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना है ये बताना होता है। तो एक इमेज के लिए ये वाला बैकग्राउंड, और दूसरा बैकग्राउंड आपने ये वाला लगाया, और तीसरा आपने ये वाला लगाया विथ इट्स वैल्यूज़, ठीक। और उसी में ये भी बता रहा है कि बैकग्राउंड साइज के हिसाब से आप इसकी साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है पहला वाला यानी ये जो पहली वाली इमेज है इसके लिए बैकग्राउंड साइज कितनी रखी गई, 50 पिक्सल। उसी तरीके से जो दूसरी वाली है उसके लिए 130 पिक्सल, और इसके लिए तीसरी वाली इसके लिए ऑटो रखा गया है, यानी कि ये ब्राउज़र डिसाइड करेगा कि इसका कितना रखना है, ठीक। ऑटो का मतलब यही होता है। तो इसके लिए बैकग्राउंड साइज कितनी होगी, ऑटो हो गई, ऑटो वैल्यू हो गई। उसके बाद है फुल साइज बैकग्राउंड। तो नाउ वी वांट टू हैव अ बैकग्राउंड इमेज ऑन अ वेबसाइट दैट कवर्स द इंटायर ब्राउज़र विंडो एट ऑल टाइम्स। द रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज। तो यही बता रहा है कि फुल साइज अगर बैकग्राउंड लगाना है तो क्या कर सकते हैं, फिल द इंटायर इमेज विथ द इमेज, नो वाइट स्पेस। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो इंटायर पेज है उसमें आप इमेज से उसको पूरा फिल कर दीजिए जिसमें आप वाइट स्पेस ना हो। और इसमें इमेज को स्केल करना भी ज़रूरी होता है और इमेज को सेंटर भी करना होता है पेज पर, ताकि ये सही से इसकी जो सिमेट्रिक नेचर इसका बन सके पेज पर, इधर उधर ना दिखाई दे। एंड डू नॉट काज स्क्रॉलर्स। और इसमें स्क्रॉल जो बार होते हैं ये भी ना, जो स्क्रॉल बार्स होते हैं उनको भी यहाँ पे जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा फुल कवर करेगा। कोई भी इमेज आपको इस तरीके से नहीं लगानी है कि आप उसमें जो है स्क्रॉल बार्स जनरेट हो जाएं, ठीक है। तो हमें स्क्रॉल बार्स को रोकना चाहिए यहाँ पर, इस तरीके से हमें करना है, ठीक। मतलब इस तरीके से इमेज को स्केल करना है कि उसमें स्क्रॉल बार जनरेट ना हो। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से आपको काम करना है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है कि आपको HTML एलिमेंट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, एंड दिस एलिमेंट इज ऑलवेज एट लीस्ट the height of the browser window, or then set a fixed and centered background on it, then adjust its size with the background size property। तो वही सब दिया हुआ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर इमेज, URL के अंदर आप इमेज सोर्स देते हैं URL के रूप में, या फिर इमेज का नाम दे दीजिए जिससे भी आपका काम कर जाए। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि रिपीट करना है कि नहीं करना। और उसके बाद आप इसे सेंटर करना चाहते हैं HTML एलिमेंट के, जहाँ पर इस इमेज को एज बैकग्राउंड रखना है तो उसे सेंटर के रूप में रखना है उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के अंदर, और इसे फिक्स्ड रखना है, ठीक। और उसके बाद है कि बैकग्राउंड साइज में आपने कवर दे दिया। तो इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए ताकि आप पूरे फुल वेब पेज को कवर कर सके। तो इस तरीके से ये है, ना तो इसमें कोई स्क्रॉल जनरेट हो रहा है, स्क्रॉल बार भी इसमें जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपको फुल इमेज रखनी है, और ये सब यहाँ पे दिया उसी हिसाब से। कोई रिपीट भी नहीं है, अब सेंटर में भी है, पूरे वेब पेज के सेंटर में है ये बैकग्राउंड इमेज, और फिक्स्ड भी है। तो ये सब दिया हुआ इसमें।
और उसके बाद हीरो इमेज। तो हीरो इमेज का मतलब है लार्ज इमेज विथ टेक्स्ट, कोई लार्ज इमेज जिसमें टेक्स्ट आप रख सकें जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर। तो इस टाइप की इमेज को हम लोग हीरो इमेज कहते हैं। इसका कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड में आपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आपने वैल्यू के रूप में यहाँ पर यूआरएल के अंदर इमेज सोर्स देते हैं, उस इमेज का यूआरएल देते हैं जिसे आपको लगाना, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आप उसे सेंटर में रखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के सेंटर में आप इस इमेज को रखना चाहते हैं एज बैकग्राउंड, ठीक। तो ये दिया हुआ बैकग्राउंड साइज में आपने कवर रखा है, तो आप यहाँ पर कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कवर, लेकिन आप यहाँ पर कवर इस्तेमाल करेंगे। और हाइट इस कितनी है इस बैकग्राउंड इस इमेज की 500 पिक्सल, और पोजीशन कितनी है, रिलेटिव पोजीशन है। तो ये उस तरीके से है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से है। उसके बाद है बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने शुरू में देखी थी, ये तीसरी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेयर द बैकग्राउंड इमेज इज पोजीशन, कहाँ पर उसको पोजीशन किया जाएगा। तो यही चीज़ जो है बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी बताती है। और इसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं इस प्रॉपर्टी के। एक है बॉर्डर बॉक्स जो बताता है कि द बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट्स फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर का जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है वहाँ से इमेज की शुरुआत होगी। अगर आप वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी में वैल्यू के रूप में बॉर्डर बॉक्स देना है। वहीं अगर आप बैकग्राउंड इमेज को स्टार्ट करना चाहते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पैडिंग एज, जो पैडिंग होती है यानी कंटेंट के जस्ट बाहर जो स्पेस होता है, यानी बॉर्डर से और कंटेंट के बीच में, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो एरिया होता है उस पैडिंग होता है। तो उस पैडिंग एज जो रहती है, कोना कॉर्नर जो एजेस होती हैं, उसका जो लेफ़्ट कॉर्नर है, अगर आप वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, इमेज को रखना चाहते हैं, तो आपको पैडिंग बॉक्स इस्तेमाल करना है। और यही डिफ़ॉल्ट भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही चलता है। और तीसरा है कंटेंट बॉक्स। तो कंटेंट मतलब अपर लेफ़्ट कंटेंट का जो पोर्शन होता है, यानी जो कंटेंट होता है उसका जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर होता है, कोना होता है, लेफ़्ट अपर कॉर्नर, वहाँ से आपको अगर इमेज को रख कर दिखाना है तो आपको कंटेंट बॉक्स एज वैल्यू इस्तेमाल करना है फॉर दिस प्रॉपर्टी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पर आपका ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट बॉक्स इसने इस्तेमाल किया है। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं सीधे कंटेंट बॉक्स वाला। तो कंटेंट बॉक्स में क्या होता है, आपकी कंटेंट से शुरुआत होती है। ये देखिए कंटेंट बॉक्स कहाँ पर, यहाँ पर। तो एग्जांपल 3 यानी नीचे वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें जो इमेज लगाई जाएगी उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कंटेंट बॉक्स से। तो कंटेंट बॉक्स सबसे अंदर का एरिया होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अंदर की ओर दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा है बॉर्डर बॉक्स, और ये थोड़ा सा और अंदर की ओर दिख रहा है। थोड़ा सा क्या, ये बहुत ज़्यादा ये बाहर है क्योंकि बॉर्डर बॉक्स से शुरुआत है, क्योंकि ये बॉर्डर बॉक्स है। तो बॉर्डर बॉक्स जो होता है वो बॉर्डर से शुरुआत करता है, इसलिए बॉर्डर को टच करते हुए इमेज लगी हुई है। और जो कंटेंट बॉक्स वाली जो इमेज है वो कंटेंट जो होता है वहाँ से टच करते हुए इमेज की शुरुआत होती है। तो आपको बॉर्डर से टच होते हुए दिखेगी ही नहीं ये कंटेंट बॉक्स वाली इमेज, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बॉर्डर को टच नहीं कर रही है। जो फ्लावर वाली इमेज है ये बॉर्डर को टच नहीं कर रही है। तो ये चीज़ होती है कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स वाले वैल्यू में अंतर। उसके बाद है बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के पेंटिंग एरिया को ये डिफाइन करता है। इसमें भी 3 प्रकार की वैल्यू होती हैं, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड इज़ पेंटेड टू द आउटसाइड एज ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर का जो आउटसाइड एज होती है वहाँ तक ये इमेज पेंटेड। और वहीं अगर आपने पैडिंग बॉक्स कर दिया तो बैकग्राउंड इज़ पेंटेड टू द आउटसाइड एज ऑफ द पैडिंग। तो पैडिंग बॉक्स में कर दिया तो इसका मतलब पैडिंग की जो आउटर वाली जो एज होती है वहाँ तक पेंटेड होती है। और कंटेंट में इस पेंटेड विद इन द कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स के अंदर जो पेंटेड होता है इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा, सबसे पहला बॉर्डर बॉक्स डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू रखी है पैडिंग बॉक्स एग्जाम्पल 2 में। और यहाँ पर एग्जाम्पल है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला है वो है कंटेंट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंटेंट बॉक्स, तो इसका कंटेंट से पेंटिंग होगी, तो कंटेंट जितना है उतना ही एरिया पेंटिंग है। देखिए ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इतना हिस्सा पेंटिंग है। और यहाँ पर इसने पैडिंग बॉक्स किया है, तो कंटेंट से जस्ट बाहर पैडिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा येलो जो है पैडिंग बॉक्स है तो और ज़्यादा एरिया कवर किया। और उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट होता है वो बॉर्डर बॉक्स होता है, तो उसमें बॉर्डर की आउटर एज तक, ये बॉर्डर है डॉटेड वाला, इसकी आउटर एज तक ये
बॉर्डर आपको कवर होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर डॉटेड इसलिए लिया गया है ताकि आपको आउटर जो बॉर्डर है उसकी एज दिखाई दे, क्योंकि अगर आपने यहाँ डॉटेड नहीं लिया, सिंपली सॉलिड ले लिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आउटर एज तक ये पेंटिंग जा रही है कि नहीं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर सॉलिड रखिए। अब देखिए इसका जो बॉर्डर है वो सॉलिड टाइप का हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो येलो पेंटिंग है वो इस बॉर्डर के आउटर एज तक जा रही है कि नहीं जा रही है, इसीलिए यहाँ पर डॉटेड टाइप का रखा गया था। ठीक है, तो डॉटेड टाइप का जब हम लोग लेते हैं तो उससे आपका जो येलो पेंटिंग है वो आउटर एज, बॉर्डर के आउटर एज तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। और जो पैडिंग बॉक्स है उसमें पैडिंग के आउटर एज तक जा रही है। ठीक है, बॉर्डर से जस्ट नीचे पैडिंग होती है, तो वहाँ तक ये पेंटिंग एरिया जा रहा है, मतलब वहाँ तक का एरिया पेंटेड हो रहा है। और कंटेंट बॉक्स में जो जितना कंटेंट होता है उतना एरिया पेंटिंग, उतने एरिया पे पेंटिंग हो रही है। तो ये चीज़ है बस।